देखो, सबसे पहले वही आपको बनाना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। एडवांस वर्जन को थोड़ा सा ध्यान में देना है बस। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल होता है बेटा, और प्लस में चेंज इन स्टॉक। लेकिन अब की बारी इसने डोमेस्टिक सेल दी है बेटा। अगर इसने सिर्फ सेल दी होती, अगर सिर्फ सेल दी होती तो मैं इस एक्सपोर्ट को काउंट नहीं करता बेटा, क्योंकि एक्सपोर्ट भी सेल ही होता है लेकिन इंटरनेशनल सेल होता है। लेकिन उसने बोल दिया कि ये डोमेस्टिक सेल है और ये एक्सपोर्ट है, तो मतलब ये दोनों चीज़ें इंडिया में बनी होंगी तभी तो इंडिया में भी बिकी और अब्रोड में भी सेल की हमने। तो ये दोनों चीज़ें ही सेल मानी जाएंगी, इसलिए हम लोग इसको दोनों को ऐड करेंगे। मतलब अब हमारा डोमेस्टिक सेल भी ऐड होगा प्लस में एक्सपोर्ट भी ऐड होगा। बेटा बेहद ज़्यादा समझने लायक चीज़ है। अगर ये डोमेस्टिक वर्ड यहाँ पे ना होता तो मैं इस एक्सपोर्ट को इग्नोर करता, मैं इसको देखता ही नहीं, क्योंकि ये सेल में ऑलरेडी एडेड होता। लेकिन उसने बोला कि ये सेल डोमेस्टिक है, मतलब विद इन कंट्री है, और ये वाली सेल इंटरनेशनल है, तो दोनों को ऐड करोगे तो भी तो प्रॉपर पूरी सेल बनेगी हमारी। तो हमने सेल लिख लिया। प्लस में चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक नीचे दे रखा है, ये रहा हमारा चेंज इन स्टॉक। अगर सारी वैल्यूज़ को पुट करें तो ये 2000 था, प्लस में एक्सपोर्ट 500 था, प्लस में चेंज इन स्टॉक 200 था, तो ये आ गया 2700। चलिए, करोड्स में है तो करोड्स लिख लेंगे पीछे। सेकंड है हमारा इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन, कुछ भी हम इसे बोल सकते हैं। अगर इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन की बात करें तो हमें पता चल रहा है बेटा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। लेकिन क्या इसने बेटा इस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में डोमेस्टिक परचेज बोला? नहीं। अगर डोमेस्टिक परचेज बोलता तो इंपोर्ट को मैं ऐड करता। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि यहाँ भी रॉ मटेरियल ही लिखा हुआ है सर, नहीं बेटा। अगर ये डोमेस्टिक परचेज बोलता तो मैं इस इंपोर्ट को भी ऐड कर लेता, लेकिन अब नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ इसने डोमेस्टिक परचेज नहीं बोला है इसको। तो ये हो गया आपका वैल्यू 560। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका बन जाएगा GDP MP। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2700 और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ये, तो ये आपका आएगा 2140। ये बन गया GDP MP। इसको अब आप कन्वर्ट कर लीजिए, जो आपको फाइंड आउट करना है NDPFC में। ग्रोस से आप चले जाइए नेट में, तो माइनस कर लीजिए डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन 100 गिवन है, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 2040। ये बन गया NDPMP। और फिर MP से FC में जाना है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और वो दे रखा है आपका 60। और इसको भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 9280। ये बन गया NDPFC इज योर आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल से पहले कुछ 2-3 बातें आप समझिए इसको। जैसे सबसे पहले जब आप वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड आउट कर रहे हैं, जब ये चीज़ आप निकाल रहे हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये चीज़ जब वैल्यू ऑफ आउटपुट आप निकाल रहे हैं बेटा, तो उस टाइम पे यहाँ पे सारी की सारी कंपनीज, फर्म्स, बिजनेसेस सब आ रहे हैं बेटा। यहाँ पे सब कंपनी, बिजनेसेस सब, मतलब A to Z चीज़ें यहाँ पे काउंट हो रही हैं। पूरे कंट्री में जितनी भी चीज़ें बनी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो कुछ भी बना है सब कुछ एक साथ काउंट होता है बेटा। उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। मतलब सभी ने मिलके कितना बनाया। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट को अगर मैं चाहूँ बेटा, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। चलिए, ऐसे ही दूसरा बनता है बेटा इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन। ये भी सभी को काउंट करके बनता है बेटा, पूरी कंट्री का। मतलब यहाँ जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आता है तो ये किसी एक फर्म का या कंपनी का नहीं आता, ये सभी का आता है।
A to Z सभी इसमें काउंट होते हैं। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट में भी बेटा सभी काउंट होते हैं, तब जाके हमारा बनता है जीडीपी एमपी। तो ये भी पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, ये पूरे कंट्री का है बेटा, सिंगल नहीं है ये। अगर यही स्टेप्स, 3 स्टेप हम चाहें तो फर्म वाइज भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक एक फर्म पे भी ये चीज़ अप्लाई हो सकती है कि सिर्फ पार्ले फैक्ट्री ने कितने बिस्किट बनाए, वो हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। उसने बिस्किट बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना यूज़ किया, वो हो गया इंटरमीडिएट कॉस्ट। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ जीडीपी एमपी मतलब प्रोडक्शन आ जाएगा सिर्फ हमारी पार्ले कंपनी का। तो उसको हम फर्म ए भी बोल सकते हैं, फर्म बी भी बोल सकते हैं। मतलब सारे काम अब हम कर रहे हैं फर्म ए के लिए और बी के लिए। उसी को बोलते हैं बेला बेटा वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। ये होती है बेटा रियल में वैल्यू एडेड, ये जो थर्ड स्टेप में जो आप फाइंड आउट करते हो। लेकिन मैं इसको सिर्फ लिख इसीलिए नहीं रहा क्योंकि इसके बाद अगर आपको कुछ भी बनाना हो, जैसे इसके बाद आपको ये बनाना हो एनडीपीएफसी, तो ये भी वैल्यू एडेड ही है। ये सब वैल्यू एडेड के ही कॉन्सेप्ट है। अब वो आपसे बनवाना क्या चाहता है वो अलग बात है। अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो आपको थर्ड स्टेप तक जाना है। तो वो बार बार बोलेगा बेटा वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, मतलब ये 3 फॉर्मूले अप्लाई करो सिर्फ फर्म ए के लिए। ऐसी वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, तो ये तीनों स्टेप्स अप्लाई करो फर्म बी के लिए। और फिर अगर वो ये बोल दे कि आपको ये भी निकालना है जीडीपी एमपी, तो बेटा फिर दोनों फर्म को ऐड कर दो। पहले स्टेप में फर्म ए के लिए जीडीपी एमपी आएगा, दूसरे स्टेप में फर्म बी के लिए जीडीपी एमपी आएगा, और तीसरे स्टेप में आप दोनों को अगर ऐड कर देंगे ना फर्म ए और प्लस फर्म बी, तो पूरे कंट्री का जीडीपी एमपी आ जाएगा। ऐसे ही होता है बेटा, हर एक कंपनी वाइज या फर्म वाइज ऐसे ही किया जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में सभी फर्म्स का आउटपुट काउंट होता है, चाहे वो फार्मर्स हों, चाहे वो कोई पेन मैन्युफैक्चरिंग हो मतलब स्टेशनरी का सामान बना रही हो, चाहे इकोनॉमिक्स की बुक बनाने का काम हो, चाहे ये जो पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको बनाने का काम हो, पेन पेंसिल कुछ भी बेटा, एरोप्लेन कुछ भी, मतलब मैं साइज से मेज़र नहीं करूँगा चीज़ों को। कोई भी चीज़ अगर कंट्री में बन रही है तो उसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। ऐसे ही बेटा इंटरमीडिएट कॉस्ट मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो जितना भी प्रोडक्शन फर्म्स ने किया है उसके लिए जो परचेज हुआ है रॉ मटेरियल वो सभी एक साथ काउंट होगा। यानी कि यहाँ पे सभी फर्म्स का रॉ मटेरियल जो उन्होंने परचेज किया है वो काउंट हो रहा है। ऐसे ही जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीडीपी एमपी बनेगा, वो भी सभी पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब उसमें सारी फर्म्स आ जाएंगी, आपकी सभी इंडस्ट्रीज बिजनेस सब कुछ आ जाएगा ए टू जेड। लेकिन बेटा अगर हम लोग चाहें तो ये 3 स्टेप एक एक कंपनी या फर्म वाइज भी तो यूज़ कर सकते हैं। अगर सिर्फ पार्ले कंपनी की ही बात कर ली जाए, अगर मैंने बोला है आपको एग्जांपल से कि अगर पार्ले जी कंपनी की ही अगर आप बात कर लो, फर्म की बात कर लो, तो उस केस में हम लोग सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब उसने बिस्किट कितने बनाए वो काउंट कर लेंगे। मतलब सेल कितनी की उसने, लास्ट में उसके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया मतलब चेंज इन स्टॉक ऐड कर लेंगे। फिर ऐसे ही इंटरमीडिएट कॉस्ट मतलब सिर्फ पार्ले फर्म ने परचेज कितना किया रॉ मटेरियल वो यहाँ शो कर देंगे। तो फिर जीडीपी एमपी जो बनेगा ना बेटा, ये जो जीडीपी एमपी बनेगा ये सिर्फ फर्म पार्ले जी, मतलब इसको अगर मैं ए फर्म डिनोट कर दूं पार्ले जी को, तो इसके लिए है ये जीडीपी एमपी। अब ये पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, अब ये सिर्फ एक ही फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा ही अगर मैं चाहूँ तो किसी जैसे मारुति कार बनाने वाली कंपनी है, तो मारुति के लिए भी तो फाइंड आउट कर सकता हूँ। उसके लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसने सेल कितनी की, चेंज इन स्टॉक। फिर उसी के लिए इंटरमीडिएट, उसने रॉ मटेरियल कितना बाय किया। फिर उसी के लिए जीडीपी एमपी। तो अगर मैं मारुति को बी फर्म बोल दूं तो जीडीपी एमपी फर्म बी के लिए हो जाएगा। ऐसे ही बेटा हर एक कंपनी के लिए ऐसा किया जा सकता है।
बाद में जब सभी कंपनीज के लिए आप ऐसा करोगे ना बेटा, तो एक एक कंपनी के लिए जो ये निकलता है जीडीपी एमपी, इसी को वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, ऐसे बोलते हैं इसी को। ये वैल्यू एडेड है, मतलब इसमें कुछ प्रोडक्शन हुआ है तो कुछ वैल्यू ऐड हुई है, उसी को बोलते हैं वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। इसी जीडीपी एमपी को, जो कंट्री वाइज ये सॉरी जो आपकी कंपनी वाइज निकलेगी या बिजनेस वाइज निकलेगी। बाद में बेटा अगर इसी फर्म ए का भी जोड़ दूं मैं, ऐसे ही फर्म बी को भी ऐड कर दूं, तो पूरे कंट्री का जीडीपी एमपी बन जाता है। स्टेप बस इतना सा ही है। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी के बेसिस पे ये वाला हमारा न्यूमेरिकल है प्रोडक्ट मेथड का। देखिए सबसे पहले वही तरीका, लेकिन हम लोग अब बेटा मैंने बोला ही है आपको अलग अलग फर्म्स के लिए करेंगे, तो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं फर्म ए के लिए, सारे काम करेंगे फर्म ए के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट से। वैल्यू ऑफ आउटपुट, एज वी नो कि वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है वो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक होता है। तो एक ही साइड से आप लोग देख लीजिए, कह रहा है सेल बाय फर्म ए। फर्म ए ने सेल किया है, हमें चाहिए सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल किया है फर्म ए ने, तो ये हो गया 110। उसके बाद एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, ये भी सेल ही होता है, लेकिन बेटा ऊपर डोमेस्टिक सेल नहीं लिखा हुआ, सिर्फ सेल लिखा हुआ है, इसलिए मुझे इसको इग्नोर करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट बाय फर्म ए को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। चलिए, प्लस में चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग स्टॉक जो फर्म ए का है वो है 20, और ओपनिंग स्टॉक जो है मैं यहाँ कर देता हूँ इसको। फर्म अगर ए के लिए हम लोग बात करें, तो फर्म ए के केस में अगर आपको चेंज इन स्टॉक निकालना है तो फॉर्मूला वही क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू हो गया, क्लोजिंग दे रखा है फर्म ए के लिए 20, माइनस में ओपनिंग दे रखा है 35, तो ये हमारा हो गया माइनस के 15। चलिए, तो ये चीज़ मैं यहाँ कट कर देता हूँ, डायरेक्ट माइनस 15 लिख लिया। अच्छा बेटा, और ए से रिलेटेड क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे, एक बार सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये परचेज है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट से तो इसका कोई लिंक नहीं है। चलिए हम इसका दूसरा स्टेप भी लिख लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन, कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं। तो अभी हमें लेना है परचेज। तो देखो, परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये वाली परचेज लेनी पड़ेगी आपको 30, ये रहा 30 अमाउंट। उसके बाद परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम ए, ये देखो ये भी अच्छी चीज़ है, परचेज बाय फर्म बी, बी ने खरीदा ए से। तो बेटा मैंने पहले भी आपको समझाया है कि अगर बी ए से कुछ परचेज कर रहा है, ये परचेज कर रहा है, तो इसका मतलब ये पर्सन सेल कर रहा है। लेकिन एक बात सोचना, हमने सेल बाय फर्म ए ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो ये 50 अमाउंट भी ऑलरेडी इसी में एडेड है, क्योंकि ये पूरी सेल है फर्म ए की। चाहे इसमें इसने ए फर्म ने बी को सेल किया हो, चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सेल किया हो, कहीं पर भी किया हो, वो उसको सेल ही बोलेगा। तो इसका मतलब ये 50 अमाउंट हम लोग यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। समझना, परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए से खरीदा है, इसका मतलब एक ही तो सेल है, लेकिन काउंट इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि सेल ऑलरेडी एक ही हम लोग काउंट कर चुके हैं। अब इसको भी काउंट कर लोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। ये 50 ऑलरेडी 110 में इंक्लूडेड है। चलिए, इंटरमीडिएट कॉस्ट में हम लोगों ने परचेज ले लिया ऊपर से। उसके बाद परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, ए ने बी से खरीदा है। अब बेटा फिर वही बात आ गई कि आप कहोगे सर ऊपर परचेज है, लेकिन बेटा क्लियर मेंशन है कि वो वाला परचेज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से है, और ये वाला परचेज जो है वो फर्म बी से है। तो इसका मतलब ये भी और ये भी दोनों आपको काउंट करने ही पड़ेंगे। तो ये परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, ये भी आपको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल प्लस चेंज इन स्टॉक होता है, तो एक ही फर्म एक ही साइड से जो सेल है उसे काउंट करना है।
तो सेल एक तो ये दे ही रखी है, सेल बाय फर्म ए 110, तो बेटा इसमें तो सब कुछ काउंट हो गया। अब चाहे फर्म ने ए ने इंडिया में सेल किया हो, किसी ए कंपनी को सेल किया, बी कंपनी को सेल किया हो, चाहे डी कंपनी को सेल किया हो, कुछ भी सेल किया हो, सब आ गया इसके अंदर। इसके अंदर ये एक्सपोर्ट बाय फर्म ए 30 ये ऑलरेडी इसके अंदर एडिड है, इसलिए अलग से इसको करने की ज़रूरत नहीं, इग्नोर करना पड़ेगा। ऐसे ही बेटा ये परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए, बी ने परचेज किया तो ए ने सेल किया, तो ए ने सेल किया, वो सेल ऑलरेडी उसमें एडिड है बेटा, तो इसको भी इग्नोर करना पड़ेगा, अलग से काउंट नहीं करना है आपको। तो ये 110 हो गया। और फिर चेंज इन स्टॉक वो तो ईजी था, हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ऊपर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 95। अगर करोड्स में है तो करोड्स लिखना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे ही इंटरमीडिएट कॉस्ट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आता है। तो देखो परचेज बाय फर्म ए ने खरीदा है और ए की ही बात चल रही है, लेकिन कहाँ से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 30, तो ऐड कर लिया। ऐसे ही फिर देखिए ये लास्ट वाला है, लास्ट नहीं ये वाला है, परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, ए ने खरीदा है, इसका मतलब एक ही साइड ही चल रहे हैं। फर्म बी से खरीदा है, वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से था, इसलिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा, मैंने दोनों को काउंट कर लिया। तो ये हमारा अमाउंट यहाँ पे आ गया 80 करोड़। अब अगर ऐसे ही बेटा मुझे GDP MP फाइंड आउट करना हो, मेक श्योर कि जो ये GDP MP है ये सिर्फ फर्म ए के लिए है बेटा, पूरे कंट्री के लिए नहीं है। फर्म ए के लिए अलग बनेगा, फर्म बी के लिए अलग बनेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो पूरे कंट्री की काउंटिंग हो जाएगी। ऐसे ही चलता है बेटा, हर एक कंट्री का ऐसे ही काउंट होता है, ऐड करते हैं पूरे कंट्री का बन जाता है। चलिए, तो फिर वही वैल्यू ऑफ आउटपुट 95 और सब्ट्रैक्ट करते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट यानी कि 80, तो आपका आंसर आ गया 15 करोड़। अगर ये न्यूमेरिकल में लैक्स में है तो आप लैक्स में लिखेंगे, अदरवाइज करोड़ है तो करोड़ में लिखेंगे, और ये लिखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को ध्यान देना बेटा। चलिए, अब हम लोग सारे काम करेंगे अपनी फर्म बी के लिए। अभी तक हम फर्म ए के लिए काम कर रहे थे, अब यही स्टेप्स हमें फर्म बी के लिए करने हैं सेम। तो सबसे पहले फर्म बी के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट बनाएंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट फॉर्मूला सेम रहेगा, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। बेटा मैं पहले भी बता चुका हूँ, पिन पेज पे सारे फॉर्मूले लिख लीजिए जो पहले की वीडियोस में मैंने आपको कराए हैं, और उसी के बाद न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कीजिए, अदरवाइज आपसे होंगे नहीं न्यूमेरिकल। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, मैंने सारी वीडियोस आपको सीक्वेंस में कराई हैं बेटा, इसलिए स्टार्टिंग से एंड तक कॉन्टिन्यूस बेसिस पे देखिए, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, लेकिन सेल सिर्फ बी के लिए देखनी है क्योंकि हम लोग फर्म बी के लिए कर रहे हैं। तो देखो सेल बाय फर्म बी आ गया 90, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, मतलब ये बी ने तो बेचा ही है ना, ए ने परचेज किया तो बी ने बेचा है, लेकिन बेटा ऊपर सेल दे रखी है बी की, इसका मतलब ये 50 उसमें ऑलरेडी एडिड है, अब आपको ये चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। चलिए, फिर उसके बाद अगर चेंज इन स्टॉक की बात करें तो चेंज इन स्टॉक फिर वही तरीका बेटा, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक, लेकिन सिर्फ फर्म बी के लिए देखना है। फर्म बी का क्लोजिंग स्टॉक था 20 और ओपनिंग स्टॉक है 30, आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आ गया आपका 10 करोड़ है तो करोड़ मेंशन कीजिए, और ये 10 नहीं आया, -10 आया है, तो आपको यहाँ भी -10 ही शो करना पड़ेगा, आपका निकल के आएगा 80 करोड़ है तो करोड़ आपको लिखना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद सेकंड हमारा स्टेप आ गया इंटरमीडिएट कॉस्ट, और ये इंटरमीडिएट जो आपकी कॉस्ट है ये आता है परचेज। अब देखो बेटा, परचेज बाय फर्म बी, बी ने खरीदा है 50, बाकी और कोई भी परचेज इसके बारे में नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं गिवन हुआ, तो इसलिए सिर्फ ये एक ही अमाउंट है, करोड़ है तो करोड़ मेंशन कर दीजिए। उसके बाद हमारा GDP MP फाइंड आउट होगा, GDP MP, लेकिन बेटा याद रखें कि अब ये फर्म बी के लिए है, फर्म बी के लिए फिर वही 80 मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस में 50 इज इक्वल टू 30 करोड़। चलिए, ये दोनों फर्म्स के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया।
तो हमारा GDP MP जो था वो आपका फर्म ए के लिए जो था वो आया हमारा 15 करोड़। GDP MP हमारा आया फर्म बी के लिए 30 करोड़। अगर बेटा अब हम लोग इसका टोटल कर लें तो ये GDP MP जो ये वाला एक GDP MP बन रहा है ना, ये पूरे कंट्री के लिए है। हमने लेट कर लिया कि 2 ही कंपनियां थी ऊपर। अब ये जो आ रहा है 45 करोड़, ये पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब अगर हम चाहें तो इसको नेशनल इनकम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर ऊपर का कंटेंट गिवन है तो। हो सकता है किसी न्यूमेरिकल को जब आप करें तो उसमें इससे आगे भी स्टेप्स बोले, वो कहे दोनों की वैल्यू एडिड निकालिए, तो ये वैल्यू एडिड ए फर्म का है, ये वैल्यू एडिड बी फर्म का है। बेटा इन दोनों के डिफरेंस को ही वैल्यू एडिड बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अगली न्यूमेरिकल पे जाने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना है। ऑलरेडी आप इन चीज़ों के बारे में सुन चुके हैं। हम लोग अपनी इकोनॉमी को कुछ सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। 10th क्लास में भी हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत कभी पढ़ा होगा कि हमारा एक सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड होता है आपका टर्सरी सेक्टर। इस थर्ड वाले को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। देखिए बेसिकली बेटा जो नेचर से डायरेक्ट हमें चीज़ें मिलती हैं उन सबको प्राइमरी सेक्टर में रखा जाता है, जैसे एग्रीकल्चर है, फिशरीज है, हॉर्टिकल्चर है, सब आपका पार्ट है प्राइमरी सेक्टर का। सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज आती हैं, और जो हमारा सपोर्टिव सिस्टम है, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सब सर्विस सेक्टर का पार्ट है। इंडियन इकोनॉमी में हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो काम की चीज़ है बस सिर्फ इतना जान लीजिए। बेटा अभी तक हम फर्म ए के लिए कर रहे थे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट, फर्म बी के लिए भी वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। अब यही प्रोसेस करेंगे, लेकिन पहले प्राइमरी सेक्टर के लिए, फिर सेकेंडरी सेक्टर के लिए, फिर टर्सरी सेक्टर के लिए। यानी कि पहले प्राइमरी सेक्टर के दोनों कंटेंट गिवन मिलेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट भी बनेगा, इंटरमीडिएट कॉस्ट भी बनेगी, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके GDP MP निकालेंगे सिर्फ प्राइमरी सेक्टर का, मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर, फिशरीज, माइनिंग, सिर्फ इसमें देखेंगे कि कितना वैल्यू एडिड आ रहा है। फिर सेकेंडरी सेक्टर में ऐसे वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट, फिर टर्सरी सेक्टर में वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट, और तीनों का अलग अलग फाइंड आउट करने के बाद जैसे यहाँ पे ऐड किया है ऐसे ही इन तीनों को भी ऐड करेंगे, तो पूरे कंट्री को की जो GDP है वो रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो ऐसा ही करना है। चलिए करते हैं न्यूमेरिकल। देखिए ये हमारा उसी तरह का न्यूमेरिकल है। वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इंटरमीडिएट, इनपुट्स मतलब वही कॉस्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो क्यों ना हम लोग एक बार शुरू कर लेते हैं फटाफट न्यूमेरिकल को। सबसे पहले हम लोग लेंगे प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले बनाएंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब बेटा फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, क्योंकि सेल का नामो निशान नहीं है इस न्यूमेरिकल में। डायरेक्ट दे रखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी के लिए 1800। फिर हम लोग सेकंड स्टेप में चलेंगे, इंटरमीडिएट, कॉस्ट और कंजम्पशन। देखो ये रहा इंटरमीडिएट इनपुट्स, क्योंकि कॉस्ट इनपुट्स पे ही आती है। प्राइमरी सेक्टर के हैं 800। तो अगर अब हमें GDP निकालना हो, GDP MP, तो 1 - 2 वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कॉस्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका GDP MP आया है, लेकिन सिर्फ प्राइमरी सेक्टर का, पूरे कंट्री का भी नहीं आया है, सिर्फ अभी प्राइमरी सेक्टर का आया है। और ये आ गया 1000 करोड़ है, तो करोड़ ज़रूर लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, अगर सेकेंडरी सेक्टर की हम लोग बात करें तो फिर वही करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है 1200। फिर ऐसे ही सेकंड चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी इंटरमीडिएट,
इंटरमीडिएट कोस्ट, इंटरमीडिएट जो कोस्ट है वो आपकी दे रखी है 400, जीडीपी एमपी वो भी सेकेंडरी सेक्टर के लिए। अगर ये आप देखेंगे तो दोनों का डिफरेंस करना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 800 आ गया आपका करोड़, क्योंकि 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 बचता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें टर्सरी सेक्टर की, तो टर्सरी सेक्टर में ही भी ऐसा ही चलेगा बेटा, पहला कॉलम वही बनेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू, ये दे रखा है आपके पास 1300, ये रहा। और सेकंड जो स्टेप है उसमें आपको निकालना है इंटरमीडिएट कोस्ट, और उसके लिए देखिए ये रहा टर्सरी सेक्टर में 350। अगर इसमें अगर अब आपको जीडीपी एमपी निकालना हो, वो भी टर्सरी सेक्टर के लिए, तो टर्सरी सेक्टर के लिए जब आप ये चीज़ निकालेंगे तो ये दोनों का डिफरेंस कर लीजिए। दोनों का अगर आप डिफरेंस करेंगे तो ये 950 आएगा, करोड़ में है तो करोड़ लिख लीजिए। अब बेटा समझने लायक चीज़ है, जब आप जीडीपी एमपी कैलकुलेट कर रहे हैं और वो भी पूरे कंट्री के लिए, यानी कि अब हमारा जो जीडीपी एमपी कैलकुलेट होगा वो पूरे कंट्री के लिए होगा। ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती बेटा, मैं लिख रहा हूँ सिर्फ जानबूझ के, ताकि आपके लिए चीज़ क्लियर हो जाए। तो ये जीडीपी एमपी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्राइमरी सेक्टर मतलब पी, प्लस में जीडीपी एमपी सेकेंडरी सेक्टर मतलब एस, प्लस में जीडीपी एमपी और टर्सरी सेक्टर मतलब टी। चलिए, तो सबसे पहले ये 1000 फाइंड आउट किया था हमने, ऐसे ही ये 800 फाइंड आउट किया था, और ऐसे ही ये 950 फाइंड आउट किया था। अगर इन सब को आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट जो आ रहा है वो आ रहा है ऑलमोस्ट 9 और 8 17 हो गया। तो ये 2750 करोड़ हैं, तो करोड़ आपको लिखना पड़ेगा। जीडीपी एमपी ये पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग ये देखेंगे हमें निकालना क्या था, बिना ये देखे भी कि हमें क्या निकालना है हम न्यूमेरिकल को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि स्टेप्स सेम होते हैं, उसी से ही कुछ ना कुछ तो फाइंड आउट होना ही है। तो सबसे पहले जीडीपी एमपी निकालना था प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के लिए, हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। और दूसरी चीज़ हमें निकालनी है नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी। लेकिन देखो नेशनल पहले में तो मेंशन किया उसने कि जीडीपी एमपी निकालो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी के लिए, मतलब ये तो अलग अलग निकलेगा सभी के लिए, लेकिन नेशनल इनकम पूरे कंट्री की निकलेगी, सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी की अलग अलग नहीं निकलेगी। और बेटा क्वेश्चन से क्लियर भी हो रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय ऑल सेक्टर्स, मतलब ये अलग अलग सेक्टर्स के नहीं दे रखे, सभी सेक्टर का जॉइंटली दे रखा है। और सेपरेशन आप कर नहीं सकते कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से सेक्टर पे कितने लगे हैं। ऐसे ही जो डेप्रिसिएशन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये भी सभी सेक्टर्स का दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें सभी सेक्टर्स के लिए दे रखी हैं। इसका मतलब हमें पूरे कंट्री की जीडीपी को तो निकालना ही पड़ेगा, इसलिए हमने इसको फाइंड आउट किया है। चलिए, नेशनल इनकम को हम लोग बोलते हैं एनएनपीएफसी। तो हमें इसमें कन्वर्ट करना है इसको, तो हम लोग रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ग्रोस से नेट बनाना है, तो माइनस में डेप्रिसिएशन होगा। देखिए, डेप्रिसिएशन को ही बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और ये दे रखा है आपका 180। अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आ गया, उसके बाद ये आपका 7 आ गया, 5 आ गया और 2 आ गया। तो ये आपका अब जी नहीं रहा, एन में कन्वर्ट हो गया, डी, पी और एन पी। बाकी को अभी हमने कन्वर्ट नहीं किया है। अब देखिए, डोमेस्टिक से जाना है नेशनल में, तो प्लस एन एफ आई ए होगा, प्लस में एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फ्रॉम साउंड। अब देखिए बेटा, ये पहले वाला एन का मतलब नेट है ना, ध्यान से समझना मैंने क्यों ये वर्ड लिखा है नेट, अभी दिखाता हूँ आपको। फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय रेजिडेंट, लेकिन नेट वर्ड तो मिसिंग है। फैक्टर इनकम पेड
मतलब ये रिसीव हुई, ये पेड हुई। इन दोनों के डिफरेंस से ही NIT निकलता है। पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको ये चीज़ क्लियर की थी। ये चीज़ ये शो कर रही है कि हमारे जो कंट्री के लोग हैं वो अब्रोड से अर्न करके लेके आए 90 करोड़, और अब्रोड वाले लोग इंडिया से अर्न करके ले गए 120 करोड़। इसका मतलब NFIA जो निकलेगा वो निकलेगा, आया कितना, फ्रॉम माइनस पेड कितना हुआ 2। तो फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड है 90, और माइनस में फैक्टर इनकम पेड टू नॉर्मल नॉन रेजिडेंट्स, मतलब जो इंडिया के नहीं हैं, उनको पे किया है 120। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 30 ये आ गया। चलिए, हमें देखो ये प्लस करना था यहाँ पे NFIA, तो प्लस का साइन आएगा, लेकिन ये वैल्यू -30 दे रखी है तो माइनस का साइन आएगा, और प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो ये 2540 करोड़ में आपका आ जाएगा आंसर। ये आ गया NNPMP। अभी हमने सिर्फ D को N में बदला है, अभी MP से FC में जाना अभी हमारा रहता है। MP से FC में जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। NIT कैसे बनता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। पहले भी बताई है ये चीज़ मैंने आपको। आप देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखे हैं 150 एंड सब्सिडीज दे रखी है 80। सभी सेक्टर्स के लिए है ये, इकट्ठी कंबाइंड है। तो ये आ गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स 150 माइनस में सब्सिडीज जो कि है 80। तो ये हमारा हो गया 70 करोड़ में है, तो करोड़ मेंशन करना है। अब देखिए, माइनस में NIT मतलब 70 इसमें से सब्ट्रैक्ट होना है, तो ये आ जाएगा आपका 0 2 4 और यहाँ से आ गया 7 करोड़ में है, तो करोड़ आपको लिखना पड़ेगा। NNPFC पे आप पहुँच गए हैं, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये प्रोडक्ट मेथड का ऑलमोस्ट हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था। प्रोडक्ट मेथड यहाँ जाके आपका फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनकम मेथड की बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।